कौस्तुभ भाई गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ जा रहे हो? तो यार देखो, ये बताओ अभी आपको फेज कांस्टेंट वाला पॉइंट क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है उसमें कुछ? सर क्लियर हो गया। वो जो फाई नॉट वाला है, बाकी लोग यस बताएं। सर, ये सर क्लियर है। यस सर। तो मतलब पॉइंट ये हुआ कुल मिलाकर के कि जितना हम लोगों ने लास्ट के 2 क्लासेस में लर्न किया है वो ये था कि अगर कोई भी मास स्प्रिंग से अटैच कर देते हो आप, मास अटैच टू द स्प्रिंग, नंबर 1, तो वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक ऑसिलेटरी मोशन करता है जिसको सिंपल हार्मोनिक कह देते हो, और उसमें उसकी जो पोजीशन एक्स होती है उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पोजीशन एक्स को आप 2 तरीके से मेंशन कर सकते हो, एक इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और एक इसका रिड्यूस फॉर्म होता है। तो पोजीशन एक्स को लिखने का जो मैंने तरीका आपको बता रखा है, मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा, देन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इनिशियल पोजीशन एक्स आई एंड देन कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये बच्चा, ये हमारा वाला कंसेप्ट हो गया। और ज्यादातर बुक्स में इसी को रिड्यूस करके लिखा जाता है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको ही रिड्यूस करके आप लिख देते हो a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के फॉर्म में। दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस नहीं है, अगर आप लास्ट वाली क्लास अटेंड की हो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर ही हैं। यस सर। है ना भाई? ये, हाँ जी बच्चा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये उसका रिड्यूस फॉर्म है। इसमें इनफैक्ट एम्पलीट्यूड का इन दोनों से रिलेशन भी था हमारा। वो क्या रिलेशन था सर हमारा? a इक्वल टू अंडर रूट वी आई अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। राइट, कि जो कैपिटल ए है वो रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये था रिजल्ट हमारा। यही था। यस सर यही था। यही था। हाँ, और ओमेगा के बारे में क्या कहा गया था? देखो, इसमें मेनली 3 पॉइंट्स पर हमारा डाउट आता है, या क्वेश्चंस भी जो आएंगे ना वो 3 पॉइंट्स पर होते हैं, एक कैपिटल ए के ऊपर, एक ओमेगा के ऊपर और एक फाई नॉट के ऊपर। तो ओमेगा के बारे में ये कहा था कि अगर आप स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब बॉडी स्प्रिंग से अटैच है, तो ओमेगा के बारे में भी कहा गया था कि ओमेगा इज ऑलवेज रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय k by m। रूट के बाई एम ओमेगा के लिए। और फाई नॉट के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि आप मतलब मैंने जो लास्ट क्लास में कहा था वो तो ये था कि इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से रिड्यूस करो, और ट्रिग्नोमेट्री से रिड्यूस करके आपको पता चल जाएगा कि फाई नॉट की क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। और हाँ, एक ऑप्शन और भी है वैसे, फाई नॉट निकालने का एक ऑप्शन और भी है। अगर आप फॉर्मूला ही चाहते हो, अगर आप लोग फॉर्मूले में इंटरेस्टेड हो, लॉजिक नहीं देना चाहते हो, तो फाई नॉट का एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं आपको। वो ये है, क्योंकि ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फर्क नहीं है इसमें, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट एक ही है। तो जब ये दोनों सेम रिजल्ट्स हैं तो ये रिजल्ट t इक्वल टू 0 पर भी सेम होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स आई बाई ए होता है क्या? हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये दोनों रिजल्ट्स सेम है तो ये दोनों रिजल्ट्स किसी भी टाइम पर एक जैसे होने चाहिए। तो t इक्वल टू 0 रखो, जरा ऊपर t इक्वल टू 0 रखो और नीचे t इक्वल टू 0 रखो, क्या बनता है रिजल्ट? यहाँ पर t इक्वल टू 0, इस वाली एक्सप्रेशन में टाइम t इक्वल टू 0 और यहाँ वाली एक्सप्रेशन में टाइम t इक्वल टू 0, और दोनों को कंपेयर करके देखो क्या बनता है रिजल्ट। साइन इनवर्स x बाय हाँ, मतलब आपके प्ले बन जाएगा फाई नॉट की वैल्यू। इनफैक्ट आपके पास ये बनेगा, देखो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना, अगर यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखते हो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और नीचे वाले एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 रखोगे, तो रिजल्ट ये बनेगा एक्चुअली में a इंटू साइन ऑफ फाई नॉट इक्वल टू एक्स आई। यस सर। ये बनेगा। यस सर। और इसी में एक काम और कर लो, हम टाइम की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो भी अच्छी लगे। तो हम यहाँ पर टाइम को पाई अपॉन 2 ओमेगा रखना चाहते हैं, टाइम t इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, t इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा।
क्या बनेगा यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर के ओमेगा इंटू टी की वैल्यू 90 डिग्री, ओमेगा इंटू टी इज 90 डिग्री। यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी अगर ओमेगा टी को 90 कर देते हो? VI by omega. VI by VI by omega. omega. VI upon तो यहाँ पर A अगर cos ओमेगा टी को 90 कर phi दें, naught. ओमेगा, A cos phi naught. तो ये बन जाएगा a cos phi नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा ये? VI by omega. VI by VI omega. by omega. अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो अब आपके पास एक रिजल्ट ये बन जाएगा tan ऑफ phi नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। बस, तो अब दोनों रास्ते आपको बता दिए। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो उनके रास्ते बता दिए। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, ओमेगा निकालने के लिए √k/m, और फाई नॉट फाइंड करने के लिए ये चीज ओमेगा इंटू एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। अदरवाइज आप डायरेक्टली एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करो और ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, चॉइसेस आपकी हैं। तो आज इसके ऊपर आगे बात करेंगे यार। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बोलो। ये सब लास्ट क्लास का पॉइंट है, जैसे रिकैप है ये। यस सर। ठीक है, और इससे क्या समझ में आया था आपको कि स्प्रिंग और मास वाले क्वेश्चंस में टाइम पीरियड किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो इनिशियल पोजीशन पर और इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम सिर्फ ओमेगा पे कर ओ रहा है. सर। सिर्फ ओमेगा पे करता है. तो ओमेगा मास तो और स्प्रिंग कांस्टेंट. ओमेगा स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया। तो जब तक हम इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे तब तक टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। और ये भी बताया था आपको कि स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेट करना उसका फंडामेंटल नेचर आता है। आई मीन इसको नेचुरल ऑसिलेशन कहा गया है, Yes, sir. राइट? हाँ, और एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, इनिशियल पोजीशन के ऊपर। ओमेगा जो कि इनडायरेक्टली इलास्टिसिटी और इनर्शिया यानी कि मास और स्टिफनेस, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो एम्पलीट्यूड 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, ओमेगा जिसके अंदर खुद के 2 फैक्टर्स हैं। टाइम पीरियड का इनिशियल वेलोसिटी से और इनिशियल पोजीशन से कोई मतलब नहीं। और ऑब्वियसली फाई नॉट जिसको फेज कांस्टेंट कहते हो या फिर इनिशियल फेज कहते हो, फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज, ये सब पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी पर भी, इनर्शिया पर भी, इनिशियल पोजीशन पर भी और इनिशियल वेलोसिटी पर भी। और टेक्निकली ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरे को हम फेज कहेंगे। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कंप्लीट, इसको कहते हैं फेज ऑफ ऑसिलेशन। और फाई नॉट, सिर्फ फाई नॉट की बात करेंगे तो ये आपका इनिशियल फेज कहलाता है या फेज कांस्टेंट। चलिए अब आगे बताएं बच्चा, ये सब टर्म्स क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, काफी 2-3 दिनों से चल रहा है ये सब। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. आज आप ना आज आप डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग मास सिस्टम्स देखोगे और उनके टाइम पीरियड्स निकालना सीखोगे। टाइम पीरियड्स अलग अलग कैटेगरीज में। नंबर 1, कुछ लोगों को मन में ये डाउट आ रहा था कि वर्टिकल स्प्रिंग होने पर टाइम पीरियड में कोई फर्क आएगा क्या अगर वर्टिकल स्प्रिंग यूज करें तो? नो सर, नहीं आएगा. नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब वर्टिकल स्प्रिंग का अगर टाइम पीरियड पर फर्क नहीं है तो क्या है? और मैं थोड़ा सा ना इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन भी तुम्हें दिखाऊंगा। आंसर तो सही है वैसे, नो जो आपने बोला ना वो आंसर सही है। मान लें एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट k है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी g लग रही है और इसके साथ हमने कोई मास m अटैच किया और इसको रेस्ट की कंडीशन से छोड़ रहे हैं, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट t = 0, और ये लेंथ नेचुरल लेंथ है, नॉर्मल लेंथ, रिलैक्स। चलो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? मतलब टाइम पीरियड क्या, देखो आपको प्रैक्टिस इन्हीं सब की करनी है। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, मेनली ये 3 चीजें पूछी जाएंगी, ओमेगा की वैल्यू, ए की वैल्यू और फाई नॉट की वैल्यू। ये 3 ही चीजें पूछी जाएंगी। देखो
अच्छा तो बता सकते हो आप, मतलब ये रेस्ट पर है t इक्वल टू 0 पर, सर राइट? 2 पाई रूट m by k आ जाएगा। 2 पाई रूट, हाँ टाइम पीरियड है। हाँ, और टाइम पीरियड वैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ आपसे, स्प्रिंग और मास जहां भी दिखे आप डायरेक्ट यूज करें, बिकॉज ये नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी, कोई आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी नहीं है कि स्प्रिंग और मास लगाएंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा। बार सर बार एक ही आंसर आएगा। क्या चीज डायरेक्ट यूज करने को बोला आपने? ये ओमेगा वाला कंसेप्ट। सर मतलब ओमेगा को यस रूट k सर, by m 2 लिखना। पाई रूट m by k आ हाँ, रहा है। मतलब टाइम पीरियड निकालने के लिए बार बार प्रूविंग्स की जरूरत नहीं होती है एक्चुअली। ये स्प्रिंग मास की प्रॉपर्टी ही है ऑसिलेट करना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम है कि वो ऑसिलेट करते ही है, और उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट k by m रहना ही रहना है। हालांकि अगर आप प्रूविंग की बात करोगे तो इसमें दो बातें होंगी। देखो, इसमें प्रूव करने के लिए दो चीजें आनी चाहिए। एक तो क्या होगा, जब इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्योंकि रेस्ट का मतलब ये बेसिकली ऑसिलेशन का एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। याद है आपको कि ऑसिलेटरी मोशन में जीरो स्पीड कब आती है? यस सर। यस सर। Yes, sir. रेस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जीरो एक्सेलरेशन आती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जीरो एक्सेलरेशन, और यहां पर एक्सेलरेशन होगा इसका। इनफैक्ट कितना एक्सेलरेशन होगा, तो इस टाइम पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी? तो g हो जाएगा ना सिर्फ। Sir, जी। Geo का acceleration. इस टाइम पर स्प्रिंग से तो कोई फोर्स आ नहीं रहा, केवल रिलैक्स। mg है। हाँ, Yes, तो sir, सिर्फ सिर्फ mg की अगर force सिर्फ लग रही है. ग्रेविटी की फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ ग्रेविटी का होगा। एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दैट बिकॉज़ ऑफ mg। mg तो फोर्स हो गया ना, एक्सेलरेशन g हो गया। यस सर। एक्सेलरेशन g हो गया, mg फोर्स हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये बॉडी अभी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाएगी, एक्सट्रीम पॉइंट से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगी। मास m, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं पर आएगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, जब mg by k के डिस्टेंस पे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और स्प्रिंग वाली फोर्स बैलेंस हो। उसके लिए स्प्रिंग को कितना एलोंगेट करना पड़ेगा? इनफैक्ट एक्सट्रीम पॉइंट और mg by इक्विलिब्रियम, k. हाँ बच्चा, एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम के बीच की डिस्टेंस को ऑसिलेशन की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? एक्सट्रीम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच का जो गैप है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। Amplitude. इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दीजिए। और स्प्रिंग का फोर्स हुक्स लॉ के हिसाब से कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए लिख सकते हो। और इक्विलिब्रियम मतलब जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, जैसे कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है। वेलोसिटी जीरो बट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट मैक्सिमम स्पीड बट जीरो एक्सेलरेशन। तो वो कैसे निकालोगे यार? ए जीरो है अगर यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का है। बैलेंस कर लो फोर्सेस को, आप निकाल लो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस करके के ए इक्वल टू mg आ जाएगा आंसर इसमें। mg by k. यस सर। यहाँ से फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू विच इज mg डिवाइडेड बाय k, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। बट ऑसिलेटरी मोशन में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों तरफ, इसीलिए इसको मीन भी कहा जाता है। मीन पॉइंट इसीलिए बोलते हो बिकॉज ये एवरेज होता है। तो दो तरफ एक्सट्रीम एंड्स होते हैं ना, एक एक्सट्रीम अगर ऊपर है तो दूसरा एक्सट्रीम नीचे भी होगा। तो इससे कुछ नीचे जाने पर भी इसका एक एक्सट्रीम एंड आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो होगी। और सिमेट्री के हिसाब से सेम ही आएगा ये भी आंसर। इसीलिए मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा इसमें, स्प्रिंग का मैक्सिमम 2 एलोंगेशन। mg by mg k। by k। 2 mg समझ by में आ रहा k. है कि वर्क, हाँ, वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस में जब आप मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए फोर्स बैलेंस करते थे तो आंसर हमेशा गलत आता था। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम एलोंगेशन निकालने के लिए कई सारे लोग क्या करते थे कि फोर्स बैलेंस कर देते थे और आंसर बोलते थे कि mg by k आएगा, जबकि ये मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं है। इतने एलोंगेशन पर तो मैक्सिमम स्पीड आएगी उसकी, यस सर। ठीक है ना। मैक्सिमम एलोंगेशन तो और ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम अगर ए डिस्टेंस है तो इक्विलिब्रियम से दूसरे एक्सट्रीम पर भी ए डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब
इन बिटवीन, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर ये y डिस्टेंस और नीचे चला जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट से y डिस्टेंस नीचे, अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे अगर ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से y डिस्टेंस नीचे हो तो? सर स्प्रिंग फोर्स और mg दिखाएंगे स्प्रिंग फोर्स कितना दिखाएंगे सर। अगर ये अपने k इक्विलिब्रियम पॉइंट से सर y k डिस्टेंस, इंटू mg बाई k प्लस y। तो k, बिकॉज अब स्प्रिंग टोटल कितनी स्ट्रेच हो चुकी है, यहाँ पर उसका mg नॉर्मल by लेंथ था, k plus y। तो यहाँ से a डिस्टेंस वो पहले ही स्ट्रेच हो चुका था और y डिस्टेंस और स्ट्रेच हो गया, तो टोटल स्ट्रेच, टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कैपिटल A प्लस y। ठीक है, ठीक है बच्चा ये चीज। यस Yes. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg। अब आप इसका नेट फोर्स कैलकुलेट करो कितना आएगा, टोटल फोर्स कितना बन रहा है यहाँ पर F net। माइनस के वाई ओवर, मतलब नीचे की तरफ माइनस के वाई। एक्चुअली पॉजिटिव कन्वेंशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम के जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उसको हम पॉजिटिव मान लें अगर, तो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे ले गए इसको, तो इक्विलिब्रियम के नीचे गए तो डाउनवर्ड को हम प्लस मान रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन ले गए हो आप, तो डाउनवर्ड mg को पॉजिटिव लिखेंगे और अपवर्ड वाली स्प्रिंग फोर्स को माइनस में माइनस k टाइम्स a प्लस y। सर वैसे ही mg और ka का टर्म लेने का जरूरत था नहीं, हाँ क्योंकि मतलब सर था वो नहीं, ये तो मैं एक्चुअली पूरी फॉर्मल प्रूविंग करा रहा हूँ ना, मैं फॉर्मल प्रूविंग स्कूल टाइप के लिए करा रहा हूँ कि एक बार और करा के दिखा दे, बट यस आगे सर, से क्योंकि वो फोर्सेस तो ऑलरेडी सर वो एग्जिस्ट बैलेंस हो balance जाएंगे ना। यस वो सर। ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस है, तो ये मतलब एक तो ये तो बेसिकली जो बुक की लैंग्वेज है वो फॉलो कर रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो mg और ka बराबर है, बिकॉज k टाइम्स ऑफ कैपिटल A, k इंटू कैपिटल A इज इक्वल टू mg, तो ये जब एक्सपैंड करेंगे तो mg और ka कैंसिल हो जाएंगे, समझ आ रहा है आपको, ये k इंटू a बराबर mg, इसको एक्सपैंड करोगे तो mg और ka कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स बचेगा यहाँ पर माइनस ऑफ k इंटू y। क्या ये एसएचएम की कंडीशन नहीं है, यस क्या ये चीज एसएचएम कंडीशन नहीं है, एफ नेट बराबर माइनस के वाई। Yes. ठीक है, और यही कहा जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये भी ऑसिलेट करेगा और इसका टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो टाइम पीरियड इसी रिजल्ट से आएगा, ओमेगा बराबर रूट के बाई एम से। तो टाइम ओमेगा रूट के बाई एम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। अब आप मुझे 2-3 और आंसर बताओ। एम्पलीट्यूड निकाल लिया इस क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड ऑलरेडी निकाल चुके हो mg बाई के, और इस रिजल्ट के हिसाब से फाई नॉट कितना है इसका, अगर कोई पूछे व्हाट इज फाई नॉट। सर पाई लिख सकते हैं। सॉरी सर, नहीं पाई नहीं, एक सेकंड। अगर आप ये रिजल्ट यूज करना सर चाहते हो माइनस पर पाई बाई टू, सर माइनस पाई बाई टू। हाँ, तो अब यही सब जो डाउट आ रहे हैं ना, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा ये रिजल्ट है, लेकिन एक बात का माइंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो x लिखते हो ये बेसिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जिसके लिए आप इक्वेशन लिखते हो x बराबर, ये x रिप्रेजेंट क्या डिस्प्लेसमेंट करता फ्रॉम है, द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये Sir, X at any time t. Sir, instantly. पोजीशन है, पहली बात तो ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नहीं है द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, और पोजीशन हमेशा किसी न किसी के रिलेटिव होगी, तो ये Yes. पोजीशन है रिलेटिव टू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस डायग्राम में कौन सा क्वांटिटी हमने इक्विलिब्रियम से उसका दिखाया, जैसे ये जो y दिखा रहे हो, तो क्या ये नहीं कह सकते कि ये y इस पार्टिकल की पोजीशन है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब की बार हम x की जगह y लिखेंगे, ये तो एक जस्ट एक सिंबल है, आप x की जगह y लिख लो, y की जगह z लिख लो, जो भी सिंबल लिखना चाहते हो लिख लो, और मेरा क्या रिजल्ट बनेगा ध्यान से देखना है, y इक्वल टू, अगर मैं इस रिजल्ट को लगाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस बॉडी को रेस्ट पे छोड़ा गया था, तो v इनिशियल
क्या लिखोगे if the object start from rest? सर V इनिशियल Zero. 0 है. 0 प्लस x इनिशियल का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में कहां पर थी, मतलब जिस mg पोजीशन by से k. आप, हाँ, जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया है ये पोजीशन इस इक्विलिब्रियम के रिलेटिवली माइनस mg by तो k. minus mg by k. हाँ, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो ना टाइम 0 पर, जिस टाइम 0 पर आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो आपके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से mg by k डिस्टेंस ऊपर की साइड है, और हमारा यहाँ कन्वेंशन ये कह रहा है कि हम नीचे के साइड पॉजिटिव मान रहे हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टार्टिंग पोजीशन इज mg by k टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो x i की जगह पर मैं पुट करूंगा माइनस mg by k और आगे रख देंगे cos ओमेगा t। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, बोलो। फिर एक बार फिर से एक चीज बता दीजिए। ये चीज समझ में आई कि आपको इसमें देखो वेलोसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है एक्स आई और एक्स में। ये जो एक्स है ये पोजीशन है किसी भी जनरल टाइम टी पर, पोजीशन एट एनी जनरल टाइम टी, और एक्स आई ये भी पोजीशन है बट ये पोजीशन है टाइम टी इक्वल टू 0 पर। तो ये दोनों ही पोजीशंस हैं, ये टी टाइम पर, ये इनिशियल मोमेंट पर टी इक्वल टू 0 पर, और ये किसी भी टाइम टी पर। और दोनों पोजीशंस का मेजरमेंट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखा गया है जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा होगा, यानी कि जहां पर जीरो एक्सेलरेशन बन रही होगी उसके रिलेटिव। तो अगर हम यहां से अपना मेजरमेंट्स करें, इस पॉइंट से मेजरमेंट करें, तो जो मेरा बिगिनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर था। और कितना डिस्टेंस ऊपर था, इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना डिस्टेंस ऊपर थे हम, तो उसका आंसर है कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू निकाली गई है mg अपॉन k। तो वो मैंने एक्स आई की वैल्यू पुट की है, एक्स आई की वैल्यू। ओके। अभी क्लियर हुआ? यस। अच्छा सुनो, इसमें ना क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए तो ठीक है। मैं एक बार फिर आप लोगों से क्वेरी पूछ रहा हूँ कि ये जो y यहाँ पर लिखा गया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? क्या ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है? नो सर, Position. डिस्प्लेसमेंट है No, बट sir, इक्विलिब्रियम position पोजीशन है। related point. पोजीशन है मतलब उसकी लोकेशन बताई जा रही ना। पोजीशन मतलब वो इस समय इक्विलिब्रियम पॉइंट से कहां पर है, लोकेशन। और लोकेशन में और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है भाई। आज आप व्हाट्सएप पर किसी को लोकेशन अपनी शेयर करते हो तो आप यही तो बताते हो ना कि इस समय आप कहाँ पे हो, करंट लोकेशन जब भेजते हो आप, या ये बताते हो कि आप कितना ट्रेवल कर चुके हो। Current location. करंट आपकी लोकेशन बताते हो आप कहाँ पर है। तो ये वाई आपकी पोजीशन बताई जा रही है कि टाइम टी पर आप कहाँ पर हो, वेयर इज द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 0। बट ये पोजीशन मेजर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इक्विलिब्रियम। तो Equilibrium point. इक्विलिब्रियम पॉइंट के रिस्पेक्ट पे। मैं क्यों इसके ऊपर बार बार फोकस कर रहा हूँ ना, आप एक एग्जांपल लिखो, ठीक है ना। आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, कैपिटल एम लिखो, कैपिटल एम 2 किलोग्राम, अभी समझा रहे आपको। कैपिटल एम इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मास m 2 किलोग्राम कह रहे हैं, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और कांस्टेंट k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर। अभी बताओ आप कितना आएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, बताओ।
निकाल पाओगे mg/k की वैल्यू? mg/k कितना आएगा 1/5 मीटर में? यस सर मतलब कि 20 Yes, sir. सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। Yes, Yes, sir. सर अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और क्यों कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में वो लिखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन लिखिएगा, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल विल बी, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल विल बी 30 सेंटीमीटर 30, at what time the particle will be 30 centimeter below the starting point? At what time the particle will be 30 centimeter below the starting point? सर अब इसमें मीन से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो दी नहीं हुई है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दीबाजी में क्या होता है तो ना कि 2 मिनट रुक जाइए। सर लोग हाँ बच्चों पूरा नहीं, ले हम रुके, लेते हैं। मैं तो रुके, हम रुके, मैं इसी को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट मानो, बड़े सीनियर से पूछना आपने, वो इस इक्वेशन को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उनको यही नहीं पता कि लेफ्ट साइड पर सिंबल क्या बता रहा है मुझे। सर ऐसे तो बहुत सारे टाइम आएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सर ये आपने पीरियोडिक फिनोमेना है ना, यस तो सर, पीरियोडिक फिनोमेना में सेम पोजीशन कई बार आएगी। यस सर। तो फिर तो फाइनल पूरे फाइनल ऑसिलेशन में 2 बार आएगा उस जगह पे। 2 बार नहीं, ये लाइफ टाइम पीरियोडिक फिनोमेना है। ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, टू एंड फ्रो, बार बार आप एक ही नहीं पाथ सर को सिर्फ रिपीट कर रहे मैं तो सिर्फ एक ऑसिलेशन में 2 सिर्फ एक बार आएगा। ऑसिलेशन में 2 यस बार। सर। हाँ, एक ऑसिलेशन में 2 बार आएगा। हाँ right? सर वही कह रहे थे। तो अब आप जब ये वाली इक्वेशन लगाओगे ना, y इक्वल टू दिस माइनस mg/k cos ओमेगा t, आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो इसमें y क्या पुट करोगे? 10 सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर प्लस 10 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को एंटर करते हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा शायद कि 20 सेंटीमीटर के बाद इसका इक्विलिब्रियम आएगा, यस Yes. है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप 30 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हो तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो 10 सेंटीमीटर पे हुए, और यहाँ पर y वही है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कितने डिस्टेंस पे हो। तो हम y की जगह क्या पुट कर दे बताइए? सर 10 सेंटीमीटर को मीटर में करना। नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है और ये mg/k, इसको भी हम 20 सेंटीमीटर रखेंगे। 20 यस सर। इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा। और देन cos ओमेगा t। अब आप बताओ ओमेगा t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos ओमेगा t माइनस हाफ आ रहा है। सब बहुत सारी वैल्यूज। हाँ वो तो आएंगे, बट ये बात समझ में है कि यहाँ 10 रखा है, 30 नहीं रखा मैंने। यस सर। ये तो समझ गए 10 रखने का, बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट नहीं नोट कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि किसी भी टाइम t पर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, उसकी लोकेशन इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सिर्फ आप यहाँ लिख रहे हो। और लोकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, लोकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है। एनीवे cos ओमेगा t माइनस हाफ आ जाएगा। चलिए आप इसकी सबसे छोटी वैल्यू बता दो क्या आएगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका जनरल सोल्यूशन है। आप मिनिमम वैल्यू बता दो, टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कम से कम वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पर? 150 डिग्री। One- टाइम की मतलब ओमेगा टी की 2 वैल्यू बता दो। पाई ओमेगा टी बाय यस सर 2 पाई बाय 3 ओमेगा। ओमेगा टी 150 डिग्री सही है या 120 डिग्री? सर 120 सर 2 पाई बाय 120 3 ओमेगा। नहीं, अभी साइकिल ने बोला था 150 मेरे ख्याल से। सर 120 होगा ना। सर 120 120 है। हाँ, cos ओमेगा टी माइनस हाफ है यार, तो इसका मतलब मिनिमम तो यहाँ 120 डिग्री, रेडियंस में कितना होगा वो? 2 पाई बाय 2 3। पाई बाई 3। 2 पाई बाय। तो इसका मतलब ओमेगा इंटू टी कम से कम 2 पाई बाय 3 हो जाए मिनिमम। और ओमेगा की वैल्यू ये रखो, रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा रूट के बाई एम। और के की वैल्यू आपको दी है 100 और मास की वैल्यू 20, तो ओमेगा भी आ जाएगा। तो मतलब टाइम पीरियड के 1/3 टाइम में 1/3 आ रहा है।
हाँ 1/3, यस सर। हाँ 1/3। अगली वैल्यू क्या आएगी? 2 वैल्यू बता दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। 2 वैल्यू बताओ, एक तो ये हो गया, इसके बाद भाई कॉस की वैल्यू -1/2 तो और 4 कब पाई आएगी? बाई 3। Yes, One sir. to- 4 pi by 3. 4 pi by 3। हाँ मतलब एटलीस्ट दो आंसर तो बता ही सकते हो आप। एक 120 हो गया, और कॉस की वैल्यू -1/2 कब आएगी? एक भाई कॉस नेगेटिव कब आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में? Sir. तो 120 तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में 210. 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि ये 4 पाई बाई 3 हो। फिर कौन सी वैल्यू आएगी? इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे आंसर्स आएंगे। समझ गए बात को बच्चे लोग? हाँ सर। ठीक है ना? लैंग्वेज फंसाएगा आपको, फिर बोल रहा हूँ आपका क्वेश्चन एग्जाम टाइम पर लैंग्वेज फंसाएगी इसकी। आगे ओमेगा निकाल लेना यार, √k/m करके। तो टाइम की मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। हमने 2 वैल्यू निकाली है, इसके बाद एक और वैल्यू आएगी, और भी वैल्यूज आएंगी इसकी। इसके बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 8 पाई बाई 3। Yes, यस sir. सर, यस सर, 8 पाई बाई 3। उसके बाद 10 पाई बाई 3। Yes, sir. मतलब अब 2 पाई ऐड करते जाओ इसमें, पहले वाले में 2 पाई, दूसरे वाले में 2 पाई। अच्छा, ये तो हो गया बच्चा एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम वैल्यूज हैं, वैल्यूज यही रखेंगे, वैल्यूज चेंज नहीं करने जा रहे हैं, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहे हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और बने हमारी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, लिखना आप। नाउ द क्वेश्चन इज, एट व्हाट टाइम the distance covered by the particle, at what time the distance covered by the particle, डिस्टेंस बोल रहा हूँ बच्चा, सुन आप थोड़ा समझ में ना क्या वो कहा, किस तरफ इशारा है मेरा। एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये बच्चा ये वो बताया नहीं जाएगा, किसी भी जर्नी का डिस्टेंस आप कैसे मेजर करते हो? सर वो t = 0 पे कहाँ पे था उससे करते हैं। यही तो समझना है आपको। हाँ, कि जो आप इक्वेशन पढ़ रहे हो, इस इक्वेशन में तो पोजीशन आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से पढ़ रहे हो, लेकिन डिस्टेंस किसी भी जर्नी का तो क्या जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो वहीं से काउंट नहीं होता है? यस यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट। तो बिगिनिंग पॉइंट से आपने 90 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लिया, तो कहां पर होंगे हम? 90 सेंटीमीटर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम से 20 सेंटीमीटर ऊपर होंगे। ध्यान से देखो, यस सर। इक्विलिब्रियम 20 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है इसका, इसके हिसाब से। इक्विलिब्रियम से 10 सेंटीमीटर ऊपर होंगे। Yes, यस सर, 10 सेंटीमीटर ऊपर होंगे। पक्का ना? यस सर, पक्का। क्योंकि यहाँ से 20 सेंटीमीटर नीचे इक्विलिब्रियम, फिर और 20 सेंटीमीटर नीचे गए, 40 हो गया। सर इक्विलिब्रियम से 10 ये ऊपर सर होगा। 10 है ऊपर। सर अभी हाँ, ऊपर वापस जाएगा ना। तो 20 20 40, वापस 20 20 80, नीचे आएगा। फिर 10 सेंटीमीटर नीचे आए, तो डिस्टेंस 90 हो गया। तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर हैं? मतलब 10 सेंटीमीटर। तो हम y क्या पुट करें? हम लोगों ने अभी भी y की एक इक्वेशन निकाली थी, -mg/k * cos ω t की। अब यहाँ पर y क्या रखोगे? -10। -10। माइनस क्यों रख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि सर ऊपर की साइड है हाँ, क्योंकि ये y, फिर से बोल रहा हूँ, गलती से भी 90 न करना यार, ये y लोकेशन है आपकी, कि 90 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद आपकी जो लोकेशन होगी, पार्टिकल की जो लोकेशन होगी, वो इक्विलिब्रियम के 10 सेंटीमीटर ऊपर होगी। तो हमें यहाँ लोकेशन एंटर करनी है।
तो हम 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि ऊपर है जिसको हमने नेगेटिव साइड मारा हुआ है तो -10, और ये mg/k जो जिसके आगे माइनस है ये 20 है, और ये cos ओमेगा t। अब यहाँ से ओमेगा टी क्या आएगा? ओमेगा टी की मिनिमम सब वैल्यू plus 60 करना डिग्री। मिनिमम यहाँ पाई मिनिमम बाई नहीं होगा, 3। अटल जी सुनो तो मेरी बात, यहाँ मिनिमम नहीं, यहाँ तो एक यूनिक वैल्यू बनेगी, यहाँ तो एक ही आएगी क्योंकि आप यस सर, डिस्टेंस यहाँ सर, डिस्टेंस की 5/3 बात हो रही है। डिस्टेंस थोड़ी बार बार रिपीट कर लोगे यार। सर ओमेगा टी यस पाई बाई सर, 3। पाई हाँ, बाई 3 आ क्या रहा है। एक गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, सुनो मेरी बात तो सुनो Yes, यार। sir. आप टाइम पीरियड आप प्लस सेम पोजीशन पे बार बार आ सकते हो, आप सेम डिस्प्लेसमेंट बार बार रिपीट कर सकते हो, सेम डिस्टेंस कैसे रिपीट करोगे? यस सर, वो नहीं यस कर सर। सकते सर, तो बढ़ती ही चली जाएगी। सिंगल आंसर आएगा ना इसका तो यस सर। तो वो बताओ कितना आएगा? और वो भी ये जो आपने 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, क्या ये एक ऑसिलेशन पूरा करने के बाद नहीं है? यस सर। Yes, यस sir. सर, तो टाइम के जो भी 7/3 वैल्यू होगा। इसका मतलब आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो एक टाइम पीरियड से तो बड़ा होना चाहिए। यस सर। सर तो 2π√m के ऐड भी करेंगे फर्दर। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। राइट। अब होता क्या है, मैं ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम में क्या होता है, इन्हीं को आप सिली मिस्टेक्स बोलते हो। एग्जाम प्रेशर्स में क्या होता है कि आपको सब कुछ आ रहा होता है और ये छोटे-छोटे पॉइंट्स की वजह से माइनस में चला जाता है नंबर। क्योंकि जब 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, इसका मतलब एक ऑसिलेशन तो पूरा हो चुका आपका। 7π/3 ओमेगा। हाँ, तो अब आप ये बताओ, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि cos ओमेगा टी की वैल्यू हाफ आएगी। तो समझ में आ गया cos ओमेगा टी की वैल्यू हाफ आ रही है। अब cos की वैल्यू हाफ है तो ओमेगा टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए? अब ऐसे तो 60 डिग्री वैल्यू है, 60 डिग्री पर हाफ आ जाएगा, बट हमें 60 डिग्री लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको एक ऑसिलेशन के बाद जाना है। तो एक ऑसिलेशन का मतलब 360 डिग्री के बियॉन्ड देखिए आप। 360 के बाद कौन सी वैल्यू बनेगी जिसमें cos की वैल्यू हाफ आती है? 7 पाई बाई 3। 7π/3। और अब ओमेगा को निकालो पहले यहाँ से रूट के बाई एम से, और यहाँ पर टाइम की मल्टीपल वैल्यूज नहीं आएंगी, इसका ध्यान रखिएगा। आपने वो cos ओमेगा t = 1/2 लिखने के बाद एक सेकंड क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि cos ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 बहुत बार होती है 60 डिग्री पर। cos 60 डिग्री भी तो 1/2 होता है, यस सर। लेकिन हम 60 डिग्री क्यों नहीं ले रहे यहाँ पर? क्योंकि हमें ये ऑसिलेशन के बाद सर आता है। सर एक सर सर ऑसिलेशन पूरी के एक बियॉन्ड oscillation के जाना बाद। है। सर आपने 2π/ω को इंक्लूड करके 60 ऐड किया है ना उसमें? हाँ, ओके यस सर, वही पूछना है बस। आएगा मेरे ख्याल से। यस सर, यही आएगा। यस सर, यही आएगा। तो आपको जो आंसर लेना है वो मतलब 360 से ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन हो चुका है इसमें। एक ऑसिलेशन मतलब 360 डिग्री हो चुका है। क्लियर हो गया अभी ये बात? यस सर। Yes, sir. थैंक यू जी। ये थोड़े से लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। कोई अगर आपको डायरेक्ट बता दे तो आंसर आसान है, लेकिन लैंग्वेज में क्या होता है, खुद से समझना पड़ता है, फिर उसके बाद इक्वेशंस बनानी है, फिर उसको एंटर करना है, ये सब प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाएगा। अब यार क्या करेंगे ना, देखो एक तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, उसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये सिमिलर टाइप जेई में भी आ चुका है और आप ध्यान से देखना। यहाँ पर ये लाइक स्प्रिंग से एक मास अटैच है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक मास m ले लो आप, और अटैच्ड टू द स्प्रिंग है, अटैच्ड टू द स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग इस टाइम पर कंप्रेस है, यहाँ पर COMP मतलब कंप्रेस है, और इसका कंप्रेशन जो है वो x0 के बराबर है। एट दिस टाइम द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड x0 से, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट होता है, रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हुआ ये। मतलब यहाँ कहीं पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा यहाँ पर,
ये कह सकते हो आपकी ये कुछ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होगी एल नेचुरल। स्प्रिंग x नॉट से कंप्रेस है और राइट साइड वाली वॉल x नॉट बाई 2 डिस्टेंस पर है, राइट साइड की वॉल x नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे। टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा इसमें। क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर दिस ऑसिलेशन। ध्यान से बच्चा, ध्यान से, ध्यान से। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है x नॉट से और स्प्रिंग के नॉर्मल लेंथ से अच्छा अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, 2 मिनट टाइम दे दीजिए सर। हाँ ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है सर, एक x नॉट सेकंड। बाई 2 आगे x एक नॉट बाई वॉल 2 है, देना। राइट, और इस वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये सर इलास्टिक इरोडोर में कोलिजन। भी ऐसा क्वेश्चन है सर, एंगुलर अब रेजिस्टेंस आप ट्राई का। करो, हाँ बाकी लोग भी सोचें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसा होगा। तो टाइम दीजिएगा सर थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल, हाँ। स्प्रिंग के नॉर्म, बाकी देखो क्वेश्चन बता रहा हूं फिर से एक बार। स्प्रिंग के नॉर्मल लेंथ से x नॉट कंप्रेस है, रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हुआ है। नॉर्मल लेंथ के आगे एक वॉल है जो x नॉट बाई 2 डिस्टेंस पर है। इस ब्लॉक का और इस वॉल का परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना होगा, या इसमें और कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक एट व्हाट टाइम दिस ब्लॉक विल कोलाइड विद द वॉल, ये कितनी देर बाद इससे कोलाइड करेगा, टाइम निकालना उसका आपको। टाइम, ये मास कितनी देर बाद इस वॉल से कोलाइड होगा, वो टाइम कितना होगा। सर तरीका बता दूं, टाइम तो आ जाएगा, तरीका बता दूं सर। सर टाइम है 2 हाँ। 2t/3, सर टोटल टाइम का 2/3। ये टाइम क्या बता रहा है, टाइम ऑसिलेशन। सर ये बता रहे हैं कि सर नया ये टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ सर। टाइम पीरियड बता रहे हैं, ओके। अब मैंने तो वो फेजर वाले शॉर्टकट से किया है। फेजर वाले से, ठीक है। तुम कैसे कर रहे हो भाई प्रणव, तुम भी बताओ। सर मैंने पहले निकाल लिया कि मतलब ये रेस्ट से जब अपनी वो नेचुरल लेंथ तक जाएगा तो उसका टाइम निकाल लिया इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। राइट। और सर फिर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नॉट बाई 2 जाएगा तो सर आपने ये बताया क्या कि वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा ये। हाँ मैंने बोला इलास्टिक हाँ तो कोलिजन। सर सेम वेलोसिटी से आएगा तो हम कह सकते हैं कि वापस हम इक्वेशन ऑफ ये सर डबल कर सकेगा। तो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन से वॉल और वॉल से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन वो डबल कर देंगे हम टाइम, वापस इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, और वापस वो क्या बोलते हैं अपनी जो, और टाइम पीरियड इसमें जो बेसिकली होगा वो होगा कि जब रेस्ट पे हमने इसको छोड़ा था और कोलाइड करने के बाद जब वापस वहीं पे आ गया तो उतना टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखो बाकी लोग भी, मैं एक बार फिर इसी इक्वेशन का यूज करूंगा। मैं एक्चुअली बहुत कम ही इसका यूज करता हूँ, इसको करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे हैं रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, क्या रखते हैं वी इनिशियल की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म गया। अब आओ एक्स इनिशियल, जिसका मतलब इनिशियल मोमेंट पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के रिलेटिव कहां पर थे। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा जब नॉर्मल लेंथ होगी। सर टाइम पीरियड 4π/3 ओमेगा आ रहा है। हाँ बच्चा एक मिनट, हाँ आंसर नहीं आएगा। पहले आप एक्स आई का मतलब समझ लो एक बार फिर से। इक्विलिब्रियम पॉइंट के रिलेटिवली बिगिनिंग टाइम पर इससे कितने डिस्टेंस पे थे हम लोग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट? -x0 और वो भी नेगेटिव साइड पर थे, तो हम यहाँ पर -x0 कर दें। ये इसकी वैल्यू हो गई, एक्स आई की वैल्यू, और आगे cos ओमेगा t। खत्म, क्वेश्चन डन। क्यों इस फाई नॉट के चक्कर में जाना है? सर इससे t की जो पहली वैल्यू आएगी उसको ट्वाइस कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। हाँ, और ये x भी क्या है, फिर से पोजीशन रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम। तो जब आप इस वॉल पर पहुंच जाएगा, जब ये बॉडी इस प्लस वॉल को हिट x0 करेगी, बाई 2 ले लेंगे तो ये इक्विलिब्रियम के साथ उसकी क्या पोजीशन बन रही है, जहां इक्विलिब्रियम है उससे कितनी दूर हो जाओगी? x नॉट बाई प्लस की माइनस प्लस x0 बाई 2 प्लस। तो x0 बाई 2 रखिए ना यहाँ पर। इससे जानते हो आपको कौन सा टाइम आएगा? इससे एक टाइम की वैल्यू आएगी। ये वही टाइम आएगा जब आप ब्लॉक इस वॉल से कोलाइड कर रहा होगा। और सर उसका ट्वाइस करने पे वापस बस हाँ, और oscillation इलास्टिक बोल रहा कोलिजन है तो जितना टाइम यहाँ से वॉल तक जाने में लगेगा
उतना ही टाइम यहाँ से वापस आने में भी लग जाएगा। बस आपको टी निकालना है इसमें से, और वो भी ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। cos ओमेगा टी की वैल्यू -1/2 आ रही है। अब आप बताओ ओमेगा टी क्या रखोगे? सर 2π/3 2π/3 2π/3। और हम ओमेगा को भी क्यों छोड़े? ओमेगा को भी √k/m कर। टाइम आ गया, वो टाइम आ गया जब हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। और एक मजे की बात जानते हो क्या यार, पोजीशन आप इक्विलिब्रियम के रिलेटिव देखते हो, लेकिन टाइम तो आपका टाइम जो है वो बिगिनिंग से ही चलता है। टाइम का मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर जो x है वो आपका इक्विलिब्रियम के रिलेटिव है। यानी कि जो आप यहाँ पर जो टाइम आएगा वो टाइम स्टार्टिंग मोमेंट से आ रहा है। स्टार्टिंग मोमेंट से इतने टाइम के बाद हम इस वॉल पर आ जाएंगे। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टिल द वॉल टाइम यहाँ पर आएगा। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होगा तो इतना ही टाइम वापस इस पॉइंट तक जाने में लगेगा। तो जो भी इसका आंसर टाइम का आ रहा है उसका डबल कर दो, वो टाइम पीरियड हो गया। समझ पाए इसे? यस सर। समझ आ रही है इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस? क्योंकि अगर आपको ये अप्लाई करना आ गया फिर एसएचएम बहुत आसान हो जाता है। लोग अपनी सारी मेहनत लगाते हैं टाइम पीरियड के कंसेप्ट समझने में, और टाइम पीरियड में कुछ करना ही नहीं है आपको। वो तो √k/m प्री डिफाइंड है, उसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक है बच्चा? यस सर। Yes, sir. आंसर जो आएगा ना, फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से जो टी आएगा उसका डबल आंसर है। डबल हो जाएगा। हाँ ओके। अब मैं अभी जैसे सुबह ने मेरे ख्याल से कहा था कि फेजर मेथड वाला कुछ है ना बच्चा, आप ही ने बोला था ना। मैं नाम एक्चुअली डिस्प्ले नहीं हो रहा, आवाज से ही पहचान लो। यस सर, मैं ही थी। तो देखो उसमें वो मेथड सही है, बट उसमें क्या होता है ना कि सारे आंसर्स नहीं मिलते मेरे को। जैसे मैं इस क्वेश्चन में अगर ये पूछूं कि इस वॉल से कोलाइड करते वक्त क्या वेलोसिटी होगी, मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से इस वॉल को कोलाइड करेंगे, यहाँ पर कितना इंपल्स मिलेगा मेरे को। तो इन सब का आंसर अगर मेरे को चाहिए, मतलब मैं वापस जेई के पैटर्न के इंडिपेंडेंट अगर आप चाहते हो कि पैटर्न कैसा भी आ जाए, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, एक बार अगर आपने एक्स वाली इक्वेशन लिख ली तो एडवांटेज देखो इसकी, डिफरेंशिएट कर दो। सर फेजर मेथड वो सुपर इम्पोजिशन में यूज नहीं होता था? हाँ जी बच्चा। सर सुपर पोजिशन में यूज नहीं होता था क्या फेजर मेथड? फेजर नहीं, वो नाम बोल नहीं पाई। वो एक्चुअली क्या करना चाहती है बता रहा हूँ। वो एसएचएम और सर्कुलर मोशन का कनेक्शन होता है ना आपस में, फेजर डायग्राम्स होते हैं जो। वो बोल नहीं पा रही है। वो मेरे ख्याल से वही यूज कर रही है। सर उसमें क्या होता है? मतलब बता रहे, सर्कुलर मोशन एसएचएम का प्रोजेक्शन माना गया है एक्चुअली। मतलब एसएचएम जो है वो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन माना गया है। यस सर, एचसीवी में भी था वो सर्कुलर मोशन का। और शैडो समझाएंगे दिखा उसको भी देंगे सही। तो वो एसएचएम मैं अभी करता है। इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, समझाऊंगा। अभी इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको ना, क्योंकि मैं अभी ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर फुल कमांड ले आओ पहले। अभी इसी साथ मगर मैं दूसरा मेथड ला दूंगा तो ना ये क्लियर हो पाएगा ना वो मेथड क्लियर हो पाएगा। वो लाइन उस पर भी आएंगी। पहले ये समझो, आप पोजीशन लिख ली, अब डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, तो -x0 और cos ओमेगा टी डिफरेंशिएट हो जाएगा, -sin ओमेगा टी ओमेगा। होगा। तो माइनस गया और ओमेगा भी बाहर आ गया है। यस सर। और टाइम यहाँ से निकाल चुके हैं, टाइम यहाँ से निकाल चुके हैं। यस सर। यस सर। तो ये टाइम यहाँ ले आकर रखो और आपको ये मालूम चल जाएगा कितनी वेलोसिटी के साथ इस बॉल को हिट करेगी। ठीक है बच्चे? यस सर। और कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी आएगी? सेम सेम डायरेक्शन Same बदल velocity. डायरेक्शन वेलोसिटी सेम नहीं आएगी, वेलोसिटी सेम ना, नहीं आएगी। direction डायरेक्शन स्पीड बदल सेम आएगी। जाएगा। स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। हाँ,
तो भाई वेलोसिटी पूछा। अरे बच्चा 2019 में 2019 में एक ऑप्शन गलत हो गया था लोगों का, मतलब इतना ब्लंडर किया लोगों ने और इवन रैंकर्स ने गलत कर दिया। उसमें एक क्वेश्चन था कि एक वेव, कोई वेव थी, वो एक स्ट्रिंग में ऊपर गई और रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आ गई। यस सर, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। यस हाँ, नहीं तो मीडियम सेम रहा। तो उसमें Yes, ऑप्शन sir. ये था कि वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और लोगों ने कहा कि यार मीडियम तो वही रहा तो वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं। लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन direction- चेंज हुआ तो Direction तो वेलोसिटी change हो चेंज गया। हो गई। बस हो गई, और वहां नंबर भी चेंज हो गए। वैसे ये तो आज आप बोल रहे हो ना घर पे बैठ करके, जो कंफर्ट लेवल है वो एग्जाम टाइम में थोड़ी होता है, वहां सब कुछ सही लग रहा होता है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से नंबर लूज होंगे। एनीवे, तो एक ये हो गया क्वेश्चन, और दिखाते हैं आपको। अब ये तो हो गया क्वेश्चंस वो वाले जिसमें आपको इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर हम ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इलास्टिसिटी को चेंज करेंगे, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन सिस्टम का मास चेंज करेंगे, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कोई और चेंजेस कर दे, लाइक वैरायटी बदल दे, कोलिजन्स करवा दे, मतलब मिक्स कंसेप्ट्स लगा दे। जैसे कि एज एग्जांपल स्प्रिंग ले लें, उसके साथ एक मास m अटैच करें, स्प्रिंग और उसके साथ एक मास m लगाओ, ये दे रखा है, और ये मास ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर ये मास ऑसिलेट कर रहा है, एंड इट ऑसिलेट्स विथ एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल A. This capital M mass oscillates with the amplitude capital A. क्वेश्चन आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मास कैपिटल M इज ऑसिलेटिंग, पहले से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब पहले से ही है, टू एंड फ्रो मोशन में है। तो दिस मास कैपिटल M इज ऑलरेडी ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल A. देन लिख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. देन अनदर मास स्मॉल m, ये कैपिटल M से डिनोट किया है, या फिर इसको आप m1 ले लें, इस मास को m1 कर दें, राइट। अनदर मास m2, देन अनदर मास m2 is placed over m1, is placed over m1. पार्ट 1, इसमें एक पहला पार्ट है, is placed over m1, इसका पहला पार्ट, when m1 was at the equilibrium point, when m1 was passing through the equilibrium point, और पार्ट B, when m1 was at the extreme point. Part 1, when m1 was passing through the equilibrium point, मतलब जब ये m1 अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास हो रहा था उस टाइम m2 मास इसके ऊपर रखा, और पार्ट B, when m1 was at the extreme point, वहां पर m2 इसके ऊपर रखा हमने। Find the new amplitude and the new time period. सर स्लिपिंग नहीं है ना? सुनो तो बता रहे हैं। हाँ नहीं, find the new amplitude and a new time period. और वो m2 जब रखा है तो बहुत ही प्यार से, मतलब जेंटली, धीरे से लाके रख दिया ताकि स्लिपिंग हुई नहीं उनके बीच में, सॉफ्टली। m2 was placed very softly, उनके बीच कोई स्लिपिंग नहीं हुई, या हुई भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए हुई, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए। प्रॉब्लम क्लियर हुआ आपको? यस Yes, sir. अच्छा ठीक है। और थोड़ी इसकी भी हैबिट हमें डालनी है, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को समझना, सुनना, ये भी तो ये भी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। तो इस प्रॉब्लम में दूसरा मास ला करके हम सिस्टम की इलास्टिसिटी को बदल रहे हैं या सिस्टम के इनर्शिया को बदल रहे हैं? इनर्शिया को। Inertia. इनर्शिया को बदल रहा है। इनर्शिया बदलोगे तो ओमेगा बदल जाएगा। यस सर।
तो टाइम पीरियड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं होता, और कहाँ पर मास रख रहे हो उससे भी कोई मतलब नहीं। टाइम पीरियड इनहेरेंट इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो टाइम पीरियड का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं यार कि टाइम पीरियड पहले वाला प्रीवियस वाला वो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा यानी 2 पाई रूट m1/k होगा, और टाइम पीरियड नया वाला उसके लिए हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमने दूसरा मास कहाँ रखा, कब रखा, क्या मतलब उससे हमें m1 प्लस m2 बस, और कुछ नहीं करना। पहले वाले और नए वाले टाइम पीरियड में इतना डिफरेंस आएगा, इससे कोई मतलब नहीं कि m2 कहाँ रख रहे हो। यही तो एसएचएम की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। जब आप देखो, जब ये m1 अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, उस टाइम पर m2 को लाते हो अगर आप, तो पहले तो ये बताओ कि m1 की क्या वेलोसिटी रही होगी जब इसके ऊपर m2 को रखा गया होगा। जब m2 लाए होंगे तब m1 में कितनी वेलोसिटी रही होगी जब ओमेगा सर क्वेश्चन ए ओमेगा क्वेश्चन के पहले पार्ट में इट इज राइट, इट इज पासिंग थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट जिस समय ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, और पिछली क्लास में हमने कुछ फ्रीक्वेंट रिजल्ट्स आपसे कहे थे, कई बार यूज होंगे वो, जिसमें एक बड़ा कॉमन रिजल्ट ये था वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। इसके बारे में मैंने कहा था कि कई बार यूज करेंगे इसको। एक्स इसमें 0 हो जाएगा। हाँ, सर वो भी आपने कहा था कि कॉस की या साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख के आ जाए। वैसे भी कर सकते हो, या चाहो तो इससे भी किसी भी तरीके से जाओ कि जब ये मास अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्रॉस करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू उस टाइम ओमेगा इनटू a होगी। और ओमेगा क्या होगा यहाँ पर, तो ओमेगा रूट k बाई m, यानी कि ये रूट k अपॉन m1 टाइम्स a, यानी m1 मास इतनी वेलोसिटी के साथ चल रहा था और उसके ऊपर एक m2 मास आपने प्लेस कर दिया, और अब ये दोनों मास कंबाइंड होकर के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से अब आपके पास एक टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया, और इसमें कितनी वेलोसिटी के साथ चलेगा, क्या ये उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा? नो सर। नो सर। वेरिएबल मास सिस्टम नहीं हो गया। यस सर। अगर आप कुछ मास गेन करोगे तो ये एक दूसरे पर थ्रस्ट लगाएंगे, आपस में कुछ फोर्स लगाएंगे। यस सर। लेकिन m1 प्लस m2 को सिस्टम मान ले तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। तो इंटरनल फोर्सेस है वो तो। इंटरनल फोर्स यानी कि मोमेंटम, जितना सर मोमेंटम यहाँ पर मोमेंटम है, कंजर्व करा देंगे। m1 है वो ओमेगा सेम अपॉन रहेगा m1 प्लस पहले आप m2। ये वेलोसिटी निकालो कि मोमेंटम कंजर्व करके यहाँ पर क्या वेलोसिटी आएगी। m1 है ओमेगा अपॉन m1 प्लस m2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए पहले, उससे यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। मोमेंटम कंजर्व कराओ, m1 मल्टीप्लाइड बाय ये वेलोसिटी प्लस m2 इंटू 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय ये वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सर m1 a ओमेगा अपॉन m1 प्लस m2। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड कैपिटल A टाइम्स रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m1, यस सर। है ना। अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो बदल जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का ये रिजल्ट लगाओ चाहे ये रिजल्ट लगाओ। देखिए अभी भी हमारी पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन कौन सी चल रही है अभी, सर इक्विलिब्रियम 0 ही। इक्विलिब्रियम पोजीशन चल रही है। अभी भी x 0 हुआ है ना, यस सर। यस x सर। 0
सो दिस वेलोसिटी शुड बी ओमेगा इनटू ए, यानी कि ये जो नई वेलोसिटी आई है आपकी, ये जो नई वेलोसिटी आई है दोनों मासेस के कंबाइंड होने के बाद, नई वेलोसिटी, ये भी तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये तो यस सर, कैरेक्टर नए एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे हो। राइट। तो ये जो नई वेलोसिटी आई है इट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा नया वाला, ओमेगा नया वाला, नया वाला ओमेगा रूट के बाई एम के हिसाब से देखो, तो इट शुड बी रूट के और नया वाला मास m1 plus m2 एंड रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए वो भी नया वाला, सब कुछ नया कर देंगे, और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो अभी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, 0 होगा। 0 अब इस पूरे को सॉल्व ए न्यू आएगा बाहर रूट। हाँ, तो अब ए न्यू निकालो कितना आ रहा है, नया एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, मतलब ज्यादा आएगा पहले वाले से या कब आएगा ये बताओ मुझे। स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, इस रिलेशन को भी ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या किया, जब m1 इक्विलिब्रियम से क्रॉस हो रहा था यानी कि x की वैल्यू 0 थी, तो पहले ये पता लगाया जाए कि m1 की क्या वेलोसिटी थी, और उसमें ओमेगा की जगह पर रूट के बाई एम रखेंगे। फिर जब m2 को रखेंगे तो ये नया मास नई वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर और मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व होगा, तो नई वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगी। फिर वो नई वेलोसिटी, नया ओमेगा, नया एम्पलीट्यूड, इस रिलेशन को फॉलो करेगा। कम आ रहा है सर। सर कम कम ही आएगा। आएगा। कम आएगा सर। यस यस सर। राइट, ओके। अब आप मुझे ये बताओ, तो दोनों आंसर्स आ गए ना, नया एम्पलीट्यूड और नया टाइम पीरियड दोनों आ गए। यस सर। यस सर। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। यस सर। यस सर। एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में, एनर्जी ऑफ सेम सिस्टम, रहेगी, सेम रहेगी सर। यार तुम लोग भाई थोड़ा सा डिस्कशन में क्यों इतना, अच्छा मान लो सेम भी रहेगी तो अब क्यों सेम रहेगी? ये किस टाइप का कोलिजन हुआ? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। दो महान इनइलास्टिक हुआ ना, दो मासेस कंबाइंड हो रहे हैं, यस तो सर। क्या इनइलास्टिक कोलिजन सर में एनर्जी एनर्जी नहीं कंजर्व होगी। एनर्जी लॉस हो जाएगी। सेम नहीं। लॉस होगी एनर्जी। बिल्कुल यस सर, सॉरी सर। नहीं, सॉरी की बात नहीं, बच्चा ये तो कंसेप्ट समझो, क्या है ना, मैं तो आज तैयार कर रहा हूँ यार, और एनर्जी कम होने की वजह से ही तो स्प्रिंग कम एलोंगेट करेगी ना यार, तभी तो एम्पलीट्यूड कम होगा इसका। यस यस सर। सर। यस सर। तो मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी रिड्यूस हो गई है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया इसका, टाइम पीरियड बढ़ा है कि कम हो गया इसका? टाइम पीरियड सिर्फ इससे देखा करो, ओमेगा से। सर बढ़ गया। मास बढ़ गया, यस सर। सर बढ़ गया ओमेगा टाइम कम हो पीरियड। गया, मास बढ़ बढ़ गया। गया, ओमेगा कम हो गया। समझ जाएंगे इसको अब? यस यस सर। सर। चलिए दूसरे पार्ट बताइए फिर, ठीक है। दूसरे में ये m2 हमने m1 पे तब रखा था जब m1 एक्सट्रीम पॉइंट पर था, m2 placed on m1 when m1 was at the extreme point. थोड़ा सा ट्राई करके बताओ ना क्या आएगा आंसर। जैसा भी समझ आ रहा है आप बताओ, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, डिस्कस करो। तो थोड़ा जो टाइम दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो क्या खुद ही इनवाइट कर रहा हूँ भाई, आप सोच समझ के सर बताओ। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आप, मैं आंसर नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ आइडियाज मांग रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, थोड़ा सा एटलीस्ट ये तो समझ में है कि
करें ट्राई। सर एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा। राइट, लॉजिकली बोल रहे हो या फिर सॉल्व करना पड़ रहा है या फिर कोई, है ना बच्चा? ठीक है बच्चा, एम्पलीट्यूड सेम आएगा, बट उसके पीछे क्या कोई आर्गुमेंट है या कुछ कैलकुलेशंस है? मैं दो में से सर जानना उसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमने जो अभी निकाला था, वो रिजल्ट निकाला है, उसमें सर कोई भी पोजीशन का टर्म तो आ नहीं रहा है, सिर्फ नहीं मास आया के बच्चा, रिलेटेड। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? सर पोजीशन के आपने कुछ हिसाब से पूछा था वेलोसिटी क्या सर? आएगी। मैं अभी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर। पूछा अच्छा, क्या? मैं ये पूछ रहा था बच्चा कि आपका जो आंसर आया था कि एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, अच्छा नहीं है सर। यस सर। ये कैलकुलेटिव है या आर्गुमेंट के बेस पे है? सर फिलहाल कैलकुलेटिव है। सर मुझे भी एक डाउट आ क्या रहा है। कैलकुलेशंस करी हैं इसमें? कैलकुलेशंस क्या की हैं? सर कैलकुलेशन तो यही है सर, आपने बोला है जेंटली रखा है, तो मोमेंटम जब कंजर्व करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि वेलोसिटी 0 है और फाइनली सिस्टम को एक साथ ऑसिलेट करना है, तो फाइनली भी वेलोसिटी उस एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 आएगी सिस्टम की। और वो जो पहला वाला फॉर्मूला लिखा सर, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो सर उससे हम देख सकते हैं कि सर आपका जो x होगा वो a ही रहेगा। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक। हाँ, मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ। देखो, जब आप एक्सट्रीम पॉइंट चूज करोगे तो एक्सट्रीम पॉइंट पर तो m1 पहले से ही 0 वेलोसिटी पर होगा ना बच्चा? एक्सट्रीम पॉइंट, यस सर। यस सर। एक्सट्रीम मतलब x बराबर a, v0। अब उस पर अगर आप m2 को जेंटली प्लेस कर रहे हो, धीरे से, और मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो न तो m1 के पास वेलोसिटी न तो m2 के पास वेलोसिटी, इसका मतलब इस कंबाइंड मास के पास भी वेलोसिटी कितनी आएगी? भाई इसमें कोई वेलोसिटी है नहीं। मतलब एक, ये तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक ब्लॉक जमीन पर रखा हुआ है और रखे हुए ब्लॉक के ऊपर आप एक और ब्लॉक रख दो जा करके, तो क्या सिस्टम चलेगा या दोनों ही रुके रहेंगे? एक स्टेशनरी ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दो आपस सर में, रुके ही रहेंगे। सर रुके रहेंगे। फिर m1 एट दिस मोमेंट तो रेस्ट पे है। तो आप जब मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हो और ईटे का स्टंप बनाते हो, तो एक ईटा नीचे लगाते हो, फिर एक ईटा ऊपर लगाते हो, क्योंकि दूसरा वाला ईटा जब रखते हो तो नीचे वाला ईटा चलने लगता है। नो सर। नो सर। बनाते हो ना स्टंप इसके। यस सर। फिर तो एक ब्लॉक रेस्ट पे था, दूसरा ब्लॉक और रख दिया उसके ऊपर ले जा करके, तो ऐसे न जाने आप बिल्डिंग पूरी तैयार कर दो। सिस्टम तो अभी भी रेस्ट पे है। और रेस्ट की स्टेट कब आएगी? रेस्ट का होने का मतलब ये कौन, यानी कि ये अभी भी स्टिल ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि एक्सट्रीम लोकेशन में तो कोई फर्क आया ही नहीं। सर x इक्वल टू a ही आ रहा है। हाँ, जो लोकेशन पहले एक्सट्रीम थी, बिकॉज एक्सट्रीम का मतलब क्या, वो पॉइंट जहां 0 वेलोसिटी, तो पहले भी यहीं पर वेलोसिटी 0 है, बाद में भी यहीं पर 0 वेलोसिटी 0 है। नो चेंज इन द एक्सट्रीम पॉइंट। और एक और बात बताएं, इस समय एनर्जी का फॉर्म क्या होगा? अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? पोटेंशियल फॉर्म में। तो क्या दूसरा मास लाने पर स्प्रिंग का एलोंगेशन चेंज होगा क्या? जितनी ये यहाँ पर एलोंगेट है उतनी ही एलोंगेट है। तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जितना एनर्जी स्प्रिंग में यहाँ पर स्टोर है, क्या m2 को रखने से वो एनर्जी कहीं चली जाएगी? नो सर। नो सर। नो सर। तो एनर्जी कंजर्व हुआ यहाँ पर। नहीं आई बात समझ में ये चीज, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में कौन सा एनर्जी लॉस होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो वो तो है ही, वो तो 0 है।
उसका कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो जितनी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर थी उतनी एनर्जी स्प्रिंग में यहाँ पर भी स्टोर है, यानी स्प्रिंग जितनी यहाँ पर एलोंगेटेड है उतनी ही यहाँ पर भी एलोंगेटेड रहेगी। आया बात समझ में, आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है सिस्टम की, यस सर। यस सर। और इसके पिछले वाले में एनर्जी लॉस हो रही थी। यस सर। यस सर। हाँ, और टाइम पीरियड में तो इससे मतलब ही नहीं कि आप m2 कहाँ रख रहे हो, कहीं भी रख दो ले जाकर के, ओमेगा की वैल्यू √k/m1 + m2। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी आगे देखो, इसके बाद क्या है, मतलब ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे एसएचएम में, और एसएचएम एक ऐसा चैप्टर है, क्या कहें इसको, ये मतलब सब्जियों में आलू जैसा है, ये किसी के साथ भी मिक्स कर लो इसको। कुछ और प्रॉब्लम्स जो बेसिकली आपके पुराने कंसेप्ट्स को टेस्ट करेंगी। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, स्प्रिंग को डायरेक्टली मास के साथ अटैच नहीं करने जा रहे। स्प्रिंग, उसके साथ हमने एक पुली अटैच की, और फिर उस पुली से हमने एक ब्लॉक m मास का अटैच किया। सो m मास का ब्लॉक, पुली, स्प्रिंग, और यहाँ पर आइडियल स्ट्रिंग है, दोनों ही आइडियल है। इनफैक्ट स्प्रिंग भी आइडियल है और स्ट्रिंग भी आइडियल है और पुली भी आइडियल है, सब कुछ आइडियल कंडीशंस में है। और मास m लगाया। स्टार्टिंग में ये अपना रिलैक्स है, नॉर्मल लेंथ है, बिगिनिंग में स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे है, और इस मास को एक वेलोसिटी दिया गया v0 का। मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ यार, आइडियल पुली मतलब कि मासलेस पुली है, फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर। आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्प्रिंग, ये वाले स्ट्रिंग भी आइडियल है, और इसको एक वेलोसिटी दिया जा रहा है v0 का एट टाइम t = 0। उस समय स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पर है। 2 क्वेश्चंस हैं, या 3 क्वेश्चन जितने भी आप क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, नंबर 1। नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नंबर 3, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई मैटर नहीं करेंगे। सर एक डाउट था क्वेश्चन में। हम्म, सर जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी अपने, तो ये तो अभी नॉर्मल पे ही है, अच्छा सर। ये नॉर्मल लेंथ पे ही है, वही तो बोलो बार बार। यस सर, जिस तो समय जब एक बार स्ट्रेच होने के बाद जब दोबारा से नॉर्मल पे आएगी, तो सर वो जो ब्लॉक जब वापस आ रहा होगा सर पीछे की तरफ, हम्म, एक बार आगे जाने के बाद, तो हम्म, सर वो जो पुली और ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है रस्सी, सर वो लूज नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, पुली से सिर्फ कोलाइड नहीं हो जाएगा ब्लॉक? बिल्कुल हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लॉजिकल बात है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर क्या पूछा था आपने, एक बार फिर बता देंगे? सर क्वेश्चन क्या पूछा था, केवल ये बता दीजिए, सिचुएशन मालूम है। नहीं, ये तो इन्होंने एक पॉइंट रेज कर दिया। नहीं सर, आपने क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछ रहा हूं। ये अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा था इसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये चीज मैक्सिमम एलोंगेशन, तीसरा पॉइंट ये पूछा है। सर एम्पलीट्यूड हो जाएगा सर आपका v0 इंटू √m/2k। m/2k, ओके। और सर उसके बाद क्या पूछा था सर आपने? अपना खुद ही टाइम पीरियड, सर 2π√m/2k। ठीक है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम एलोंगेशन। शिवांश, आपके क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते हैं, जेन्युइन पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो आप एक काम करो, मुझे इतना ही बता दो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन बदल गया है, और वो ये है कि कितने टाइम बाद ये स्टॉप कर जाएगा, यही बता दो आप, है ना? ये तो ठीक है क्वेश्चन, ये कुछ देर बाद तो स्टॉप होगा, यस सर। तो ये टाइम बता दो कितना होगा, कितने टाइम बाद ये स्टॉप कर जाएगा।
वेलोसिटी कब जीरो होगी इसकी, और ये कितना डिस्टेंस होगा, इसी को एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। और सर अब तो उसने ठीक क्या है, पूछा था? पहले भी यही पूछा था बट लैंग्वेज दूसरी थी। सिमंस का ये कहना था कि ये आधे ऑसिलेशन के बाद स्प्रिंग लूज हो जाएगी, मतलब ये रस्सी लूज हो जाएगी, और ये बात सही कह रहे हैं वो। तो चलिए कोई बात नहीं ना, हम क्वेश्चन को ही आपको रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, बार बार टाइम पीरियड तो आता नहीं है। आप यही बता दो कि इसको अगर हमने वेलोसिटी दी है तो ये कितनी देर बाद स्टॉप होगा, कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप होगा। पहली बात, कुछ लोगों के मन में, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा ये स्टॉप। हाँ नहीं, कुछ लोगों के मन में तो पहले ये बता दो, कुछ लोग ये सोच सकते हैं और सोच भी रहे होंगे, सकते नहीं है, वो सोच भी रहे होंगे कि यार इतनी बकवास करने की बजाय v इक्वल टू यू प्लस एटी क्यों नहीं लगा देते, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, मैं क्यों नहीं इसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर। सर इसके लिए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होना सर चाहिए। वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग एंड मास है कि मास और स्प्रिंग दिखा नहीं आपको, कि आप समझ जाना कि ये टू एंड फ्रो ही होगा यहाँ पर। मास और स्प्रिंग का कैसा भी सिस्टम बना लो आप, वो ऑसिलेट ही करना है, उसका फंडामेंटल नेचर है ऑसिलेट करने का, और ऑसिलेशन में हम इनको यूज करते ही नहीं करते। ऑसिलेशन के लिए ये इक्वेशन है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये इक्वेशन, और स्प्रिंग मास सिस्टम फंडामेंटली ऑसिलेट करता है, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप हमको ये समझाओ कि ऑसिलेशन कैसे होगा, वो नेचर है उसका, होना ही है, ऑसिलेशन होना ही है इसका। आपको दो तीन बातों पे ध्यान देना है। पहला, आप मुझे ये बताओ, अगर ये वाला मास कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, वो सर आंसर चेंज करना चाहूंगा सर, कंस्ट्रेंट लगाना भूल गया था। हाँ समझ सर, गया, मैं वही कंफ्यूज हो समझ गई गया, थी कि इसका वो आंसर मैं मेरे समझ गया था, को तुम्हारी सर पता है। वो सर एक्चुअली जब m मास कुछ x चलेगा तो स्प्रिंग को 2x इलोंगेट होना पड़ेगा। Exactly, sir, मैं समझ यही गया आपकी बता बात, रही मैं थी। आंसर, मैंने इसीलिए कुछ बोला नहीं, मैं समझ गया था कि आप वहां पर शायद ध्यान नहीं दिया आपने, है ना, कंस्ट्रेंट स्किप हो गया तो होगा सर माइंड वो से। एम्पलीट्यूड आएगा सर v0 into m by 4k का रूट, आप सही है, देखो जी, या सर टाइम पीरियड 2 pi root m by 4k। हाँ राइट। ये एक्चुअली क्या होगा कि अगर आप इसको x डिस्टेंस आगे लेके चलते हो तो पहले तो आप ये पता लगाओ कि ये कितना एलोंगेट करेगा। सर 2x। सर हाँ, 2x करेगा। ये बाय कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर हो सकता है अगेन कुछ लोग को प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम एक्चुअली उन्हीं को आती है जिनका रिवीजन नहीं होगा, जिनका भी रिवीजन है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, क्वेश्चन में पहले से मन में था कंस्ट्रेंट लगेगा सर, किया हुआ था बट लगाना भूल गया बाद में। एक्चुअली ऐसा होता है ना बच्चे, मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी नहीं, एग्जाम टाइम्स की मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो हर साल देखते हैं यार, बच्चे को यहाँ से पूरा प्रिपेयर करके भेजा जाता है और एग्जाम में वो इतने प्रेशर में होता है कि वो सब गलत कर जाता है बेचारा, और कहता है घर पे आके सर पूरा पेपर हो जाता है मुझसे। ये आप ही लोग के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। जेई क्या का बोला पेपर सर आपने, घर पे आके? बच्चा कहता है कि सर जेई वाले दिन सर नहीं हुआ, एग्जाम टाइम में और जो घर पे क्वेश्चंस आकर के नहीं उसको, आते वो घर पे आ जाते हैं ठंडे हाँ दिल घर पे में। आकर के उसका 300 में 280 नंबर आ रहे हैं, कह रहा है मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। बट जैसे अभी आपसे हुआ ना, ये बड़ी नेचुरल सी बात है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल सी बात है कि इस टाइप की मिस्टेक्स कॉमन है, और इसीलिए जो टेस्टिंग है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। खैर ये बताओ, ये अगर x आगे जाएगा तो ये कितना स्ट्रेच करेगा, ये एलोंगेट कितना होगा। लगा आपको आइडिया कितना होगा ये? सर 2x। सर 2x होगा। सर कैसे? जो मास m के बाजू वाली स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन आएगी वो 4kx आ जाएगी। हाँ, ये 2x कैसे होगा, ये कैसे पता लगाओगे? देखो ये पुली वाला पॉइंट आगे आ जाएगा, ठीक है, इस लेंथ को l मान लेते हैं कि ये l है, तो अगर ये पुली आगे आएगी, नेचुरल सी बात है, और पुली उतना ही आगे आएगी जितना ये ब्लॉक आगे जाएगा, तो अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे गया तो इसका मतलब पुली भी x डिस्टेंस आगे आ जाएगी, और ये जो लेंथ होगी यहाँ पर,
अब ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये ब्लॉक अपने यहां से x डिस्टेंस आगे गया, अपने इनिशियल पॉइंट से x आगे गया, तो क्या ये ऑब्वियस बात नहीं है कि पुली का सेंटर भी x डिस्टेंस आगे आ जाएगा? यस सर। तो अब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई ऊपर? यहां तक की लेंथ आपकी L थी, यहां तक की लेंथ आपकी L थी। क्या अब ये टोटल लेंथ L प्लस x नहीं हो गई? सर ऊपर नीचे दोनों तरफ x ऐड होगा। हो गया ना, ये L प्लस x नहीं हो गया? यहां से यहां तक L थे और उसमें x और ऐड हो गया। सर एक तरह से लूज टाइट हो गया सर। m अगर x चलता है तो स्ट्रिंग को टाइट कर देता है 2x, उसके हाँ, लिए और स्प्रिंग को 2x भी चलना ही L, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉइंट अगर समझ जा रहे हो तो बड़ा अच्छा है, बट बाकी लोग नहीं समझ पा रहे तो वो ड्रॉ करके देख लें कि अगर ये पुली x डिस्टेंस आगे जाएगी तो ये भी लेंथ x अमाउंट से बढ़ेगी और ये लेंथ भी x अमाउंट से बढ़ेगी। ऊपर भी L प्लस x हो जाएगा, नीचे भी L प्लस x हो जाएगा। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका? टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? ऊपर भी सर x 2 लेंथ बढ़ रही, ऊपर भी x लेंथ बढ़ रही और नीचे भी x लेंथ बढ़ रही। तो क्या ये स्प्रिंग में लेंथ बढ़ेगी या स्प्रिंग में लेंथ बढ़ेगी? स्प्रिंग। रिंग यानी कि स्प्रिंग 2x अमाउंट से एलोंगेट होगी, स्प्रिंग का एलोंगेशन 2x होगा। यस सर। और जब स्प्रिंग 2x अमाउंट से एलोंगेट होगी तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी भाई? अगर ये स्प्रिंग 2x अमाउंट से एलोंगेटेड है तो कितना फोर्स लगाएगी? तो सर 2kx। हाँ, तो अब आप इस पुली पे आ जाओ। इस पुली के ऊपर वाले साइड पर, पुली के टॉप साइड पर इस स्प्रिंग की वजह से 2kx का फोर्स आएगा और पुली के बॉटम साइड पर कैपिटल T का फोर्स आएगा टेंशन इन द स्प्रिंग की वजह से। और पुली के सेंटर वाले पॉइंट पर, ये जो बीच वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये यहां पर कुछ T1 टेंशन दिखाएंगे। इसमें हम T1 दिखा रहे हैं, यहां पर इसमें T1 दिखा रहे हैं। ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और ये आइडियल पुली है, यानी कि मासलेस पुली। इस पुली का मास 0 है, तो इस पुली पर रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए और रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। क्योंकि मास 0 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन, इट शुड बी 0 बिकॉज m 0 है, एंड रिजल्टेंट टॉर्क बराबर I इनटू अल्फा, और मास 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0, ये भी 0। तो ये सब कुछ कब होगा? अगर मैं इसका टॉर्क 0 करना चाहता हूँ सेंटर के अबाउट, तो 2kx और इस t में क्या रिलेशन बनना चाहिए? इक्वल होना सर चाहिए। दोनों इक्वल होंगे। हाँ, तो टॉर्क 0 होगा उस लॉजिक से t बराबर 2kx, और फोर्सेस का समेशन 0 है, तो सर T1 must be T1 4kx इक्वल टू हो जाएगा। 4kx। T1 बराबर 4kx। हालांकि ये सब मैं डायरेक्ट बोल सकता था, बट पहला इलस्ट्रेशन है इसलिए इतना डीपली आपको समझा रहा हूँ कि ये होता कैसे है सब कुछ। ये वाला t और ये 2kx आप बराबर इसलिए कह रहे हो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, टॉर्क बैलेंस होना चाहिए सेंटर के बाद। और T1 को इन दोनों के समेशन के बराबर कह रहे हैं क्योंकि मास 0 होगा तो समेशन ऑफ फोर्स भी 0 होगा, 4kx। और इस लॉजिक से इस कैपिटल M के ऊपर की जो फोर्स आएगी वो आवे 4 टाइम्स k इंटू एक्स का। दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर 4kx की फोर्स आएगी, क्योंकि इस पे T1 लग रहा है यहाँ पर। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मास डायरेक्टली तो स्प्रिंग से अटैच है नहीं, ये मास डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच नहीं है, लेकिन इस मास पे जो फोर्स आ रही है वो स्प्रिंग फोर्स के सिमिलर नहीं है। यस।
अगर ये मास डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच होता, मान लेते हैं अगर ये मास डायरेक्ट स्प्रिंग से अटैच होता तो क्या फर्क पड़ता? अगर ये m डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच होता और अगर आप इसको x डिस्टेंस आगे ले जाते तो कितना फोर्स आता है इसके ऊपर? kx आ जाता। तब इस पे F बराबर kx आता मैग्नीट्यूड वाइज। और अब क्या हो रहा है? अब ये मास x डिस्टेंस आगे जा रहा है जब, तो इस पे 4kx की फोर्स आ रही है। इंस्टेड ऑफ k इंटू एक्स इट इज नाउ 4k इंटू एक्स। मतलब मास स्प्रिंग से डायरेक्टली अटैच होने पे जहां पर k आना चाहिए था, मास स्प्रिंग से इनडायरेक्टली अटैच करने पर 4k आ रहा है। समझ पाए इसको भाई? यस सर। यस सर। तो जिस रिजल्ट में पहले k आना चाहिए था वहां पर क्या लिख देंगे अब? 4k। 4k। और एक तरीके से इसको हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। सर या फिर फोर्स कांस्टेंट कहना ज्यादा ठीक रहता है क्योंकि मतलब क्लैरिटी बना रहता है। वही मतलब ये अभी ठीक है कि वैसे तुमने पढ़ रखा है ना, कुछ कई सारे लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है अभी, उनको समझाने पहले जरा। 4k मतलब आप ये समझना, मास डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच करने पर ओमेगा की वैल्यू रूट k बाई m, और मास इनडायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच करने पर मतलब पुली की हेल्प से यहाँ पर 4k आ रहा है। तो जहां पर रिजल्ट में पहले k बनना चाहिए था वहां पर अब बनेगा 4k। अब बताओ ओमेगा क्या लिखोगे इसका? बताओ जी ओमेगा क्या लिखें आप? अंडर रूट 4k बाय m। रूट 4k बाय m, राइट। तो जब ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी आपको रूट ऑफ 4k डिवाइडेड बाय m करके, तो अब आपसे क्वेश्चन है ये x क्या रखोगे जिसका रिजल्ट ये था v इनिशियल अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस x इनिशियल कॉस ओमेगा टी। अब इसके बारे में आ जाओ, क्या लिखेंगे इसको? तो क्वेश्चन में मैंने बार बार कहा, 2-3 बार ये लाइन रिपीट की कि जब ये स्टार्ट हुआ था तब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे थी, यानी कि ये अपने कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है? अगर नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम, तो xi कितना हुआ? xi 0 हो जाएगा। xi 0। 0। तो इसका मतलब x बराबर इनिशियल वेलोसिटी बाई ओमेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ओमेगा की वैल्यू रूट 4k बाई m साइन ओमेगा की वैल्यू रूट 4k बाई m और इनटू t। ये इसका आंसर बना, ये इसकी इक्वेशन बन गई। और मैं इक्वेशन के ऊपर इतना इसलिए पीछे पड़ा हूं ना कि एक बार इक्वेशन बनना आ गया ना आपको, तो अब आप इसके बाद वेलोसिटी निकालना है, जो कुछ निकालना है निकाल सकते हो, एक बार आपकी पोजीशन की इक्वेशन आ जाए बस। एम्पलीट्यूड कितना हुआ इसका? सारे आंसर्स मिल जाएंगे इसमें। इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बोलो बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। देखो डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करते ही आपको मिल जाएगा v इक्वल्स टू v नॉट एंड cos रूट ऑफ 4k बाई m इंटू t। एक बार करके देखना डिफरेंशिएशन। सर यही आएगा। यस सर यही आएगा। सारे आंसर्स आ गए, अब जो भी आंसर पूरा हो। तो कितने टाइम बाद ये स्टॉप करेगा? तो आप निकाल लो, जीरो वेलोसिटी कब आएगी? यहाँ पर जीरो रख के देख लो, ये वैल्यू जीरो कब आएगी? तो नेचुरली ये तब जीरो आएगा जब यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए, मतलब ये वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए। कर लेंगे इसको? यस सर। इसको पाई बाई 2 करके टाइम निकाल लो यस सर। कि कितने टाइम बाद जीरो वेलोसिटी आएगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है जो कि x की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और x की मैक्सिमम वैल्यू साइन के पहले वाला टर्म होता है, यानी ये टर्म आपका मैक्सिमम वैल्यू है, यही तो एम्पलीट्यूड होगा इसका।
यस सर, क्योंकि एक्स आई 0 है तो वो भी कह सकते थे हम लोग। हाँ, ये एम्पलीट्यूड है। जो इक्वेशन होती है vi by omega square plus हाँ हाँ, x उससे भी निकाल लो, यही एम्पलीट्यूड है। यस सर, उसी से निकाला था। हाँ। और स्प्रिंग मैक्सिमम कितना एलोंगेट करेगी? तो हम लोगों ने इस वर्किंग से क्या समझा कि अगर ब्लॉक x से डिस्टेंस आगे जाएगा तो स्प्रिंग 2x अमाउंट से एलोंगेट करेगी, 2x, क्योंकि यहां पर भी लेंथ बढ़नी है और यहां पर भी लेंथ बढ़नी है। अब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, तो जो भी लेंथ बढ़ेगी वो इसके एक्सटेंशन से होगी। तो ऊपर भी x लेंथ बढ़नी है, नीचे भी x लेंथ बढ़नी है। ये सेगमेंट इनएक्सटेंसिबल है, तो ये दोनों एक्सटेंशंस स्प्रिंग में आएंगे, यानी यहां पर 2x का लेंथ बढ़ेगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ इसका भाई? पॉइंट टू एम्पलीट्यूड, इस ब्लॉक की एम्पलीट्यूड का 2 टाइम्स। डबल। जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये ब्लॉक कर सकता है उसका डबल स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन बोल सकते हो आप। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। यस सर। तो बस ये सब टाइम की वजह से लिखनी पड़ी इक्वेशन, नहीं तो सर बाकी सब तो नॉर्मल तरीके से आ जाता। बाकी तो वैसे ही आएगा, बाकी इसी पे काम होना, सिर्फ ओमेगा बदल गया है इस वजह से। अब इसने प्रॉब्लम को लेंदी कर दिया, और ये भी लेंदी नहीं था, फिर इसी तुम्हारे बैच में लोग आंसर दे रहे। ये चीज जिसको पहले से कंस्ट्रेंट्स का आइडिया होगा ना, वो बता देता कि 4 के आ जाएगा आंसर, लेकिन 4 का फैक्टर क्यों आ रहा है ये समझना था थोड़ा सा। और अगर आप वाकई में इसको समझ पाते हो, अगर एक्चुअल में इसको समझ गए हो, 4K वाला कंसेप्ट रियल में समझ में आया होगा, रट करके नहीं, रटना बहुत आसान है इसमें। तो अब आप चाहो तो ऑब्जेक्टिवली इसका बता सकते हो आंसर। मैंने स्प्रिंग लिया, उसके साथ एक पुली अटैच करी, एक और पुली अटैच करी, एक और स्ट्रिंग लगाई। अब आप नंबर ऑफ पुली और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ाते चले जाओ। बता पाएंगे इसमें क्या आंसर बनेगा? सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे पढ़ा था, वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने डेटा चेंज कर दिया और इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी। मुझे सिर्फ आप यहाँ बताओ, यहाँ 4 जैसे आया था ना, अब क्या आएगा? तो थोड़ा टाइम ले दीजिए। सोच के देख लो, आप आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा एक। और बहुत ही तो 9 का फैक्टर आएगा। हाँ, सर ये तो लूज टाइट से डायरेक्ट हो जाता है सर कंस्ट्रेंट। वही कह रहा बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव है। पिछली बार सब्जेक्टिव बता दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग वैसे भी नहीं समझ पा रहे हो। और आप सीधा सा ये सोचो ना कि इसको x आगे ले गए तो यहाँ पर भी लेंथ बढ़ेगी, ये लेंथ भी बढ़ेगी और ये लेंथ भी बढ़ेगी, 3 लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ भी x इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी x इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी x इंक्रीज होगा। तो ये इतने सारे इंक्रीमेंट होंगे किसकी वजह से? क्योंकि जो स्प्रिंग की वजह से। क्योंकि स्ट्रिंग तो एक्सटेंड होने से नहीं, तो 3x का एलोंगेशन यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्टिवली, ये 3x से एलोंगेट करेगी। और सर वो टोटल 9 हो जाएगा। हाँ, वो 9 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई फोर्स आएगी, मान लो यहाँ पर 3kx की फोर्स आई, तो आइडियल पुली होने की वजह से इधर भी 3kx आएगा। और सर तीसरी वाली उसमें भी 3kx ही आएगा। और ये भी आइडियल है, हाँ, तो इसमें भी 3kx आएगा। तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? 9kx। 6 + 3 9kx।
तो अब आप समझ नहीं आ रहा कि मतलब जहाँ 4 आ रहा वहाँ 9 हो जाएगा। एक्चुअली एक पैटर्न बनेगा यार, जितनी ब्रांचेस होंगी ना यहाँ पर 1 2 3, पिछले क्वेश्चन में कितनी ब्रांच थी? 2 थी तो 4 हो गया, 3 इसका थी तो 9 स्क्वायर हो होगा, रहा है। स्क्वायर हो गया। हाँ बस यही पैटर्न है इसका। अब आगे से ये भी ऑब्जेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बाकी अब अगली क्लास में करेंगे यार। स्प्रिंग के अलावा पेंडुलम स्टार्ट होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस इसके और करेंगे अभी स्प्रिंग्स का सीरीज पैनल पढ़ने के बाद, एंड देन पेंडुलम स्टार्ट कर देंगे। सर अगली क्लास इंस्टीट्यूट में होगी? तो कल ही तो है। एक कल है शायद। अच्छा कल सुबह तो कल है 3 सुबह। क्लासेस है। सुबह है कल सर 3 हाँ, तो इसको थोड़ा रिवाइज करके रखना बच्चे को कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ाएंगे कल सीरीज पैरेलल वाले। सर इसको अपलोड कर दीजिएगा तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी कर देंगे कुछ देर में।